नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। किसान प्रश्न मंच के आज इस कारवा को लेकर हम हरियाणा के करनाल पहुंचे हैं और यहां मौजूद हैं भारतीय गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान। तमाम विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम किसान भाई भी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं और इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय हम कराएंगे और उसके बाद तालियों से उनका स्वागत करेंगे। परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ जुड़ गए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गिल है। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में और यहाँ पे मैं पोषण प्रबंधन का काम देखता हूँ। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह छोकर, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान। मैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में कार्य करता हूँ। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक फसल सुरक्षा अनुभाग, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम शिवराम सामोता और मैं शोध छात्र सस्य विज्ञान विषय में। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। और एक बार, क्योंकि तमाम ठंड के बीच भी लोग यहां पहुंचे हैं, किसान भाई हमारे पहुंचे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां, अपने लिए तालियां बजा लीजिए। और शुरुआत करेंगे क्योंकि तमाम योजनाएं भारत सरकार की जो शुरू की गई हैं उन योजनाओं पर भी बातचीत करेंगे, फसलों के बारे में भी बातचीत करेंगे और तमाम सवाल आज हम आपसे पूछेंगे प्रश्न मंच पर और उसके बारे में आपसे जवाब लेंगे और जो सही जवाब देगा उस सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। कब दिया जाएगा हमारे विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है। तो सवाल, सबसे पहला सवाल हम लेंगे किसान भाइयों से। देरी से बिजाई के लिए गेहूं फसल की उचित किस्में कौन कौन सी होती हैं? हाथ उठाइए। कौन सही किस्म बता सकता है? तो सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलविंदर है जी, गांव महमदपुर से है जी। जी। 2851 PBW जो 550 है, 171 है जी, ये वैरायटी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इस वैरायटी के बारे में जानते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास भी हम पहुंचेंगे, किसान भाई के पास पहुंचेंगे, उन्होंने भी हाथ उठाया था और वो भी उनसे जानेंगे कि किस तरह से देरी से बिजाई के लिए गेहूं फसल की उचित किस्में कौन कौन सी होती हैं। बताइए कौन कौन सी होती है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार जी, यही गांव महमदपुर जी। यही उत्तर है जी मेरा भी जी, जो उसने बताया। 2851 550, 2851 550। और भी किसान भाइयों ने हाथ उठाए थे, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या उत्तर है? सही जवाब क्या है? मेरा नाम गुरदयाल सिंह, महमदपुर से। 2851 3086 550 यही किस्में है जी, लेट वैरायटी। तो देखिए तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन 3 किसानों ने इसका जवाब दिया है और ऐसे में अब एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं वो बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। बताइए डॉक्टर साहब। जैसे पहले किसान भाई ने बताया, इन्हें काफ़ी हद तक सही उत्तर दिया है। जो देर से बिजाई वाली किस्में हैं उसमें HD 3271 है, HI 1621 है और HD जो किसान भाई ने बताया था 2851 है, ये किसान भाई ये भी लगा लेते हैं। इसके साथ इन्होंने बताया PBW 173, ये किस्म में भी देर से बिजाई वाली किस्मों में किसान भाई लगा सकते हैं। तो देखिए 3 किसानों ने जवाब दिया, उनमें से कौन सा बिल्कुल सटीक जवाब है, कौन इनाम का हकदार है, ये आपसे समझना चाहेंगे और ये आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि ये जो पहले किसान भाई थे महमूदपुर से, इन्होंने बलविंदर जी, इन्होंने काफ़ी हद तक जो किस्में बताई है ठीक बताई। तो देखिए बलविंदर जी का नाम का अनाउंस उन्होंने कर दिया और विशेषज्ञ का कहना है कि वो सही जवाब दिया है उन्होंने और इसके हकदार वही हैं। तो आइए कप आपको देते हैं, तालियां बजाइए, जोरदार तालियां इन किसान भाई के लिए। और ये कप देकर इनको यहां सम्मान हम देंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से पूछते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल है, गेहूं की अच्छी पैदावार कैसे हो सकती है, कैसे हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं? इसका आंसर जो सही देगा वो इनाम का हकदार होगा। हाथ उठा लीजिए जिसको ये जवाब पता है और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जिसको पता है वो अपना हाथ उठा सकता है और अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है। तो देखिए ताऊ ने यहां हाथ उठा लिया है जी। क्या नाम है आपका? नरेश जी। नरेश जी, क्या सही पैदावार कैसे कर सकते हैं बताइए। सही पैदावार जी, अच्छी बुआई करो,
फिर उस टाइम पे बोल उसको बिजाई करो, फिर नीचे यूरिया ये डीएपी गेर दो, जो पिछेती और शुरू में डीएपी गेर दो 1 कट्टा, बाद में फिर दूसरे पहले पानी पर गेरो 1 कट्टा, दूसरे पे फिर गेरो, फिर टाइम पे पानी देते रहो, बाद में जी पकाई आवा थोड़ी हवा के हिसाब में दो, 5 पानी में पक जाती है, गेहूं अच्छी पैदावार हो। नरेश जी बैठिए। नरेश जी ने देखिए ये जवाब दिया है, और भी किसानों ने हाथ उठाया है, और आगे बढ़ता हूं मैं, और आप सही जवाब देंगे तो हकदार बनेंगे इनाम के, इसलिए बताइए। मेरा नाम नफे सिंह है जी। तो खेत की अच्छी तरीके बाई करो, अच्छे उसको कमाओ, और उसके बाद उसमें बिजाई करो। बिजाई करके जिस टाइम वो बोने का टाइम आ जाएगा, गेती फसल में ज़्यादा पैदावार होगा, पछेती में कम होगी। 1 कट्टा डीएपी डाल लो, 1 कट्टा उसमें जी जो अपने पर हिम्मत तो उस आधा कट्टा उसमें उसका भी डाल दो यूरिया खाद का सुहागे के नीचे, तो अच्छी फसल होगी। और खाद बीज का उस पर ध्यान रखना पड़ेगा जी, खरपतवार नहीं होनी चाहिए खेत में, जब पैदावार बढ़ेगी। और पैदावार जो उसमें खरपतवार ज़्यादा होगी उसमें कुछ नहीं निकलेगा जी। बिल्कुल। तो देखिए 2 किसानों ने यहाँ जवाब दिया है, लेकिन कौन सा जवाब सही है ये जानने के लिए और भी किसानों के पास बढ़ेंगे और उनसे समझेंगे कि कैसे अच्छी पैदावार हो सकती है। आप बताएंगे, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। उसमें जी कबाड़ नहीं होना चाहिए जी, अच्छी तरीके उसमें बाना चाहिए, दवाई उसमें मिलानी चाहिए जी, और उसको देखभाल भी अच्छी रखनी चाहिए जी। ठीक है, देखभाल अच्छी रखनी चाहिए। तो देखिए तमाम किसानों ने इसका जवाब दिया, लेकिन सही जवाब क्या है ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे, और इस वक्त विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए सर। जो हमारे नफे सिंह जी ने जवाब दिया है, वो तीनों में सबसे अच्छा जवाब उनका था। तो कप के हकदार ये होते हैं। तो नफे सिंह जी आप कप के हकदार हैं, आ जाइए और अपना कप आप ले लीजिए और सम्मान प्राप्त करिए। आइए प्लीज, तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। सही हकदार हैं और सही जवाब उन्होंने दिया है, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां बार बार। चलिए, बधाई के हकदार हैं आप। और लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ जो हैं वो सही जवाब जिस तरह से दिया गया उस पर आपकी क्या राय है, बताइए। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गेहूं की खेती है इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगेती बिजाई की अगर हम बात करते हैं तो 25 अक्टूबर से हमारी बिजाई शुरू हो जाती है। 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जिस भी गेहूं की बिजाई की गई है उसमें सबसे अच्छी पैदावार आती है। रही बात उसमें पोषण प्रबंधन की, तो आप सबसे पहले 1 कट्टा डीएपी का, और हो सकता है तो आधा कट्टा अगर आप यूरिया डालते हैं, या एनपीके अगर मिलता है तो उसका 1.5 कट्टा अगर आप 1 एकड़ में डालते हैं तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। पहला सिंचाई जो हम 21 से 25 दिन के बीच में बताते हैं आपको उस समय लगाना है। उसके बाद हर 20 दिन पे एक सिंचाई लगाना है, यानी कि 45 दिन, 65 दिन, 85 दिन, इस तरीके से आपको, और आपके मिट्टी की क्या ताकत है या क्या उसकी तासीर है, कैसा है, भारी है, हल्का है, उसके हिसाब से आपको अपना जो भी सिंचाई है उसका प्रबंधन करना है। साथ में शुरू में जो 35 दिन की अवस्था होती है उसके पहले आपको खरपतवार का प्रबंधन कर लेना है। कुछ खरपतवारनाशी ऐसे भी हैं जो बिजाई के पहले डलते हैं, और कुछ खरपतवारनाशी ऐसे भी हैं जो 30 से 35 दिन के बीच में डाले जाते हैं, जिससे आपका नियंत्रण हो जाता है, चाहे वो चौड़ी पत्ती का हो, चाहे आप संकरी पत्ती का खरपतवार हो। इसके अलावा गेहूं में बहुत सारी चीज़ों को डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसमें कोई सिम्टम आता है, कोई लक्षण दिखाई देता है पत्तियों में, या कहीं कोई पौधा सूखता हुआ या पीला पड़ता हुआ दिखाई देता है, तो बेहतर होगा कि आप किसी न किसी कृषि विशेषज्ञ से उसके बारे में बात करें और तब उसका निदान करें। अपने से नहीं कि मान लिया कि कई बार जैसे इस समय मौसम बहुत ठंडा है, जाड़ा ज़्यादा है, और किसी ने पानी लगाया है, तो अमूमन क्या होता है कि गेहूं की फसल थोड़ी पीली पड़ती है, लेकिन उसका ये नतीजा नहीं है कि सब लोग जो है उस पर अंधाधुंध आप यूरिया डालना शुरू करें। एक रिकमेंडेशन है हमारी, जो आजकल की जितनी भी नई किस्में हैं, जिसमें किसी ने अगर 187 लगाया है, 222 लगाया है, 303 लगाया है, या 327 DBW 327, 332 या DBW 370, 371, 372, ये सारी सीरीज जो हमारी है, या 3086 भी किसी ने लगाया है। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं हमारे पास, जिनको अगर आपने लगाया है तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर बढ़वार ज़्यादा है तो 45 से 50 दिन की अवस्था में एक स्प्रे आपको लियोसिन, जो क्लोरम क्वाड क्लोराइड का है, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालना है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो टेबुकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके 1
50 दिन की अवस्था में और एक 85 दिन 80 से 85 दिन वाली अवस्था में स्प्रे करेंगे तो बढ़वार रुक जाएगी, क्योंकि आजकल की जितनी भी किस्में हैं करीब करीब 1 मीटर लंबी हैं। अगर इसकी लंबाई नहीं रोकी जाती है तो हो सकता है जब दाना भरेगा पैदावार बहुत अच्छी देती है तो गिरने की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे और बेवजह कोई भी स्प्रे ना करिए तो आपकी पैदावार अमूमन अच्छी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज कुमार जी आपको लगातार बता रहे थे, और जिस तरह से लगातार आप भी जानकारी को साझा कर रहे हैं वो बेहतर है, तारीफ काबिल है। और अगर और सवालों की बात करें तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम जवाब आपने दिए और कब के हकदार आप बने तो बाकी लोग भी कब के हकदार बन सकते हैं, इसलिए और भी सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जवाब आपसे लेते हैं। इसलिए आपसे कहेंगे कि गेहूं में सूक्ष्म पोषक प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में कौन जानता है, जल्दी से हाथ उठा लीजिए और बता दीजिए इसका सही जवाब क्या है। तमाम किसान यहां मौजूद हैं, बताइए किस तरह से सूक्ष्म पोषक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है वो आप बताइए, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम फसलों के बारे में बात कर रहे हैं उस पर सही जानकारी आप दे रहे हैं और कब के हकदार बन रहे हैं। और किसान प्रश्न मंच आपके लिए ये खास मंच है जिस पर आप बता सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और भी किसानों तक आपकी बात पहुंच सकती है। जी खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? नरेश जी बताइए। उसमें चेक करके देखो जी कैसी मिट्टी है, फिर उसमें सल्फर गेर दो उसकी कुछ नमी उसको सूखने के लिए जी आप भी खड़े हो जाइए, बताइए आप बता रहे थे कुछ। सबसे पहले तो किसान ने अपनी मिट्टी चेक करवानी चाहिए, डॉक्टर साहब बोले जो डॉक्टर उसमें कमी काटे वो कमी पूरी करे किसान जी। उसके बाद डीएपी यूरिया जिस चीज़ की डॉक्टर को पता है उसको डालना चाहिए उसके अंदर, फोट के लिए जो दवाई लिखे वो दवाई डाल लो उसके अंदर, यही होगा जी। ठीक है, और भी किसान भाई हैं यहाँ, देखिए वो हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका और बताइए? मेरा नाम बलविंदर है जी। पहले हम अपनी मिट्टी में देसी खाद का उपयोग किया करे थे, जिससे जो माइक्रो न्यूट्रेंट है इनकी कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल देसी खाद का कम यूज करने लग गया, दिन पर दिन इनकी कमी बढ़ती जा रही है। देखो फसल को ये सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए, लेकिन उपयोगिता इनकी बहुत भारी है फसल के लिए। तो इसलिए हमें जैसे इसमें जिंक, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे तत्व है ये। तो इनका जैसे भी खेत में कुछ कमी दिखे, इनके स्प्रे के माध्यम से या फिर नीचे जब बुआई होती है उसमें ग्रैनुअल अवस्था में भी होते हैं, ये डालने चाहिए। दिन पर दिन हमारी इस टाइम पूरे भारत की बात है जी, ये अपने हरियाणा की नहीं, दिन पर दिन कमी होती जा रही है जी। देसी खाद कम यूज करते हैं, उसके कारण से इनकी ज़्यादा कमी हो रही है। हम NPK या जो हमारे सेकेंडरी है जैसे सल्फर, कैल्शियम, इनका तो यूज़ कर लेते हैं। मैग्नीज है जैसे सेकेंडरी तत्व में आता है जी ये, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत ही कम करते हैं। तो हमने इनका भी सूक्ष्म मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं, जितनी जरूरत है उतना करना चाहिए। तो देखिए 3 किसान भाइयों ने यहाँ जवाब दिया है। सूक्ष्म पोषक प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन सही जवाब किसने दिया है ये तय करेंगे विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने। बलविंदर जी ने बहुत इसका सटीक और सही जवाब दिया है, क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना वो हमारे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन। क्लोरीन भी एक तत्व होता है लेकिन वो ज़्यादातर कहीं कमी आज तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम ना सबसे पहले मिट्टी में जांच करवाएं, अगर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो ही डालें, नहीं तो हमारा जो पोषक तत्व डालते जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है कई बार अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाते तो भी वो नुकसान करते हैं। तो अगर ज़मीन में कमी है तो ही उनका ये करें। और जैसे जिंक की कमी है तो 10 किलो जिंक प्रति एकड़ हिसाब से बिजाई के समय डाल दें। अगर आपने जीरी में या धान की रोपाई करते वक्त जिंक डाला है तो फिर गेहूं में डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह से मैंगनीज या कॉपर या हमारा जो लोहा या आयरन की मात्रा भी है वो भी हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट या परीक्षण की रिपोर्ट आती है मिट्टी की उसी के हिसाब से डालें। और इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो ये कप के अधिकार बिल्कुल, तो ये कप के हकदार बन चुके हैं और इनके लिए जोरदार तालियां। खड़े हो जाइए, आइए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बार बार
जवाब दे रहे हैं और कप के हकदार बन रहे हैं। आप लोग भी बनिए, क्योंकि जिस तरह से जवाब दे रहे हैं और एक्सपर्ट्स उसको सराह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कप के हकदार बनते हुए वो नजर आ रहे हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से सवाल जवाब लगातार जारी हैं उस पर विशेषज्ञ भी अपनी राय रख रहे हैं और आप लोग भी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों के बीच कप जीतने का ये बेहतर तरीका है और अपनी बात लोगों तक साझा करने का भी ये बेहतर मंच है, किसान प्रश्न मंच, जिस पर इस वक्त आप मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि गेहूं में पीलेपन का क्या कारण है, उनका निदान कैसे कर सकते हैं। जिस जिस किसान भाई को पता है जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए, बताइए किस तरह से ये जो पीलापन है गेहूं के अंदर उसका निदान कैसे हो सकता है और इसका कारण क्या है। ये किस किस को पता है, जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए, बताइए किसको पता है। देखिए किसान भाई ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। और भी किसान भाई जिसको पता है कि गेहूं में पीलेपन का कारण क्या होता है और उसका निदान कैसे हो सकता है, देखिए उनसे शुरुआत कर लेते हैं और जवाब ले लेते हैं कि किस तरह से आज जो है ये खत्म हो सकता है, इसका निदान हो सकता है। बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन कुमार है जी। गेहूं में ज़्यादा जो नमी होगी जी मिट्टी में, उसकी वजह से भी पीलापन आता है गेहूं में जी। पानी ज़्यादा मात्रा में देंगे जी भी आएगा जी। तो इसका निदान क्या है, जल्दी से। निदान तो जी कम मिट्टी, उसमें पानी कम लगाओ जी, खुश्क हो जब भी पानी देवा जी। तो देखिए उनका कहना है कि पानी कम लगाइए। आपको पता है इसकी जानकारी, और किसी किसान भाई को इसकी जानकारी। इसमें जी सल्फर डाल लो, अच्छा जी इसमें थोड़ा और जो यूरिया, अच्छा जी थोड़ा इसमें खेत बिल्कुल खुश्क हो तब पानी डाल लो। तो इसका जी यूरिया और ये जो सल्फर है जी ये इसको पीलेपन को दूर करता है जी। ठीक है, पीलापन दूर हो सकता है। पीलापन दूर करने का वो लगातार किसान भाई जवाब दे रहे हैं। और भी किसान भाइयों को पता है कि किस तरह से पीलापन दूर किया जा सकता है। किसी और किसान भाई को जानकारी इसकी आप बताना चाहेंगे जी, बताइए, जल्दी खड़े हो। आयरन भी काला करता जी, पीला हो रहा। बताइए बताइए बताइए। आयरन डाल दो, जो काला हो रहा नहीं पीला हो रहा ज्यादा, आयरन लोहा वो के डाल दो। ठीक है, उसका कितनी मात्रा, इसका ये निदान है। और क्या समझते हैं आप इससे, पीलापन और भी कई वजह हो सकती हैं। और तो नमी ज्यादा जो पानी की या बारिश ठहर जा पानी खेत में उस तक का पीला हो जा जी। ठीक है, बैठिए आप। 3 किसान भाइयों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब क्या है इस प्रश्न का ये विशेषज्ञ तय करेंगे और कौन हकदार है कब का ये भी वही बताएंगे जी। तीनों किसान भाई ने कुछ तक जो उत्तर दिया है वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। तो जो बीच वाले किसान भाई थे इन्होंने काफ़ी हद तक कुछ बताया था कि सल्फर की कमी से भी हो सकता है, अधिक पानी की कमी से भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। अगर गेहूं में अगर पीलापन के हम अगर कारण देखें तो बहुत से कारण रहते हैं। एक तो कारण है कि अगर ज़मीन हमारी भारी है और पानी हम ज़्यादा दे देते हैं तो उसके कारण भी पीलापन रहता है। अगर ऊपर की पत्ती में पीलापन है तो सल्फर की कमी है या आयरन की कमी के कारण भी हो सकता है। तो ये मैग्नीज है, इनकी कमी के कारण भी पीलापन आ जाता है। तो ये किसान भाई को देखना पड़ेगा तो पीलापन है वो गेहूं में नीचे की पत्तियों में या ऊपर की पत्तियों में। दूसरा, अगर खेत में भारी ज़मीन है, पानी अधिक दिया है तो उसमें किसान भाई तप्पड़ में बिजाई करें उन खेतों में। और तप्पड़ के साथ साथ अगर किसान भाई जो पराल है अगर ज़मीन पर रखते हैं तो उसमें भी है तो पानी की निकासी अच्छी तरह हो जाएगी और पीलापन कम आएगा। उसका निदान क्या है, उसका सही निदान क्या है वो और बताइए हमारे दर्शकों को और हमारे किसान भाइयों को। तप्पड़ में बिजाई करेंगे तो अगर भारी ज़मीन है तो उसमें पानी की निकासी अच्छी होगी, पानी का ठहराव कम रहेगा। दूसरा है तप्पड़ में बिजाई के साथ साथ अगर पोषक तत्वों की कमी है तो अगर देखना है अगर नीचे की पत्ती में पीलापन है, अगर नाइट्रोजन कमी है तो यूरिया की सिफारिश की जाती है। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट। तो मिट्टी की जांच जरूर करा लेंगे, मिट्टी की जांच के अनुसार ही जो पोषक तत्व है उनका उपयोग किसान भाई करें। ठीक है, जो क्या हकदार हैं कब के वो आ जाएं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स ने जो विशेषज्ञ ने तय किया है वो बिल्कुल सही है। और आए अपना कप लें आप। जोरदार तालियां इन किसान भाई के लिए बजाइए, इन्होंने सही जवाब दिया है और कब के हकदार बने हैं। लेकिन अब ये सवालों जवाबों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। सवाल जवाब का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत है और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, और आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी किसान भाइयों से बातचीत करेंगे कि वो कितनी जानकारी रखते हैं, उनको कितना इन योजनाओं से लाभ हो रहा है, वो योजनाओं के बारे में क्या जानते हैं, ये सीधा सवाल उनसे पूछेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं किसान सम्मान निधि से। तो देखिए सवाल है, किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान के खाते में साल भर के दौरान कितनी रकम आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई और वो किसानों के लिए की गई, तो साल भर में आप लोगों के खाते में कितनी रकम आ रही है, किस किस को इसका सही जवाब पता है, हाथ उठा लीजिए। तो जिसको भी पता है, जिनको भी पता है वो खड़े हो जाइए। किसान भाई खड़े हो जाइए, अपने ही सीट पर खड़े हो जाइए। मैं आपके पास आता हूं और आपसे पूछता हूं, बताइए जल्दी अपना नाम बताइए। महेंद्र सिंह जी। एक बरस में 3 बार 2,000 रुपये किस्त आती है किसान निधि। बैठ जाइए। साल में 3 किस्त जी 2,000 रुपये की, 3 बार 2,000 रुपये। ठीक है, और भी किसान हैं उनसे भी पूछेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हम कर रहे हैं, सवाल यही है साल भर में कितनी रकम आती है आपको? 6,000 जी 4 महीने के बाद। क्या नाम है आपका? देशराज। तो देखिए तमाम लोगों को, तमाम किसानों को पता है कि कितनी रकम आती है, और ये सही सवाल, इसका जवाब क्या है वो एक्सपर्ट्स से ही जानेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार विशेषज्ञ बने हुए हैं। तो बताइए सर। जवाब तो सभी के सही है। अब आपको सोचना है कि सरपंच साहब से शुरुआत हुई थी तो इनको ही देना पड़ेगा, मुझे लगता है। जवाब तो सबके सही है, अगर एक ही देना है तो, और सबको देना है तो सबको दे सकते हैं आपके। तो बिल्कुल देखिए सवाल का जवाब सभी ने सही दिया, लेकिन सबसे पहले किसने दिया वही हकदार है इस कप का, इसलिए उनको बुलाएंगे और उनको यहां कप से सम्मानित करेंगे। आइए। तो देखिए यहां प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में तमाम किसानों को पता है, लेकिन अब उसका कितना लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, किसानों तक पहुंच रहा है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। किसान भाइयों, आपको पता है कि सन 2019 में फरवरी के महीने में ये शुरुआत हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था, पहले तो ये शुरू हुई थी कि हम सीमांत किसानों को और छोटे और मझोले किसानों तक ही ये व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्तें साल में 3 बार आपके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से जा रही थी। लेकिन बाद में बहुत सारे किसानों ने अपनी बात रखी कि नहीं, ये सभी किसान को मिलना चाहिए, तो उसके बाद इसका दायरा बढ़ाया गया और अब सबको मिलता है, जिसमें भूमिहीन और खेतिहर मजदूर को छोड़ करके सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। शायद सरकार आने वाले समय में इसको फिर से रिवाइज करने और बढ़ाने की भी बात कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो जितने भी हमारे कृषि में इनपुट जो इस्तेमाल होते हैं, जो खाद है, बीज है, या कीटनाशक है, या अन्य दवाइयाँ हैं, उन सब के दाम भी निरंतर बढ़ ही रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख करके शायद इसको पुनः रिवाइज करने का एक प्रस्ताव है। अगर होता है तो आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इससे 14 करोड़ से ज़्यादा फार्म फैमिली फ़ायदा ले रही है इसका, और मुझे लगता है कि छोटे किसानों के लिए एक अच्छी राशि मिल जाती है, जिसमें कम से कम बीज का और थोड़े बहुत खाद का खर्चा उसका आ जाता है। बड़े किसान की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन बहुत छोटे किसान ऐसे हैं जो जिस समय उसका कृषि कर्म होना है, मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत ही योगदान है सरकार की तरफ से, और इसका फ़ायदा है। और आप देखिए, आप सबने जवाब दिया, इसका मतलब है कि आपको इस योजना के बारे में पता है। इसको सबको रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल से, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा, अगर आप तक उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा, तो आप कृषि अधिकारी से संपर्क करिए, जो भी आपके आसपास एडीओज हैं उनसे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराइए, और इस योजना से अधिकतम लाभ आप ले सकते हैं। लीजिए, धन्यवाद। तो देखिए इस योजना का जोरदार तालियों के साथ देखिए उन्होंने आपको जानकारी दी, जोरदार तालियां विशेषज्ञों के लिए। और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आपके लिए, और सवाल का सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि कब दिया जाएगा, यहां सम्मान दिया जाएगा। तो सवाल दूसरा है, सम्मान निधि की किस्त कितने महीने के अंतराल पर जारी की जाती है? देखिए जिसको पता है वो हाथ उठाइए और सीधा जवाब दीजिए और हकदार बनिए कब का। तो देखिए जिसको पता है, देखिए और भी किसान है, देखिए हाथ उठा लिया है, और अब इनके पास हम आएंगे और उनसे जानेंगे कितने अंतराल में जारी की जाती है। नाम बताइए। सर मैं पुनीत कुमार, गांव जड़ोली,
तो सर ये 4 महीने में एक बार आती है और साल में 3 बार आती है। ठीक है, साल में 3 बार आती है। और ये इन्होंने जवाब दिया है। और भी किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, उन तक पहुंचेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शीशपाल है जी। ये पर 4 महीने में आओ जी, साल में 3 बार मिला। ठीक है, और भी किसान भाइयों ने हाथ उठाया था। क्या नाम है आपका? देसराज है जी मेरा नाम जी। साल में 3 बार आओ जी, 4-4 महीने के बाद। ठीक है, साल में 3 बार आती है, 4-4 महीने में बात। चलिए बैठिए। तो देखिए तमाम किसान भाइयों ने यहाँ जवाब दिया और ये एक्सपर्ट ही तय करेंगे कि वो किसको यहाँ कब देना चाहेंगे। क्या पहले की तरह जो पहले व्यक्ति ने हाथ उठाया था उसी को कब दिया जाएगा या कुछ और डिसाइड किया जाएगा, वो तय करेंगे। जी सर, आप पे छोड़ता हूँ मैं। तीनों ने सही जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 किसान बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सफेद शॉल वाले जो हमारे किसान हैं, इनको ये कब दिया जाए, युवा साथी को तो दोबारा मौका मिलेगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। हर बार प्रयास इन्होंने किया, लेकिन इस बार कामयाब इनका प्रयास हुआ। विशेषज्ञ ने अपनी निगरानी में रखते हुए इनके लिए कब की घोषणा कर दी है। देखिए इनको कब दिया जा रहा है यहाँ, लीजिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए किसान भाइयों के लिए। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाल जवाब का इस सिलसिला लगातार जारी है। किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं। तमाम किसान उसका सही जवाब भी दे रहे हैं और कब के हकदार बन रहे हैं। प्रश्न मंच में आगे सवाल के सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं सवाल एक और किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा कि पीएम किसान योजना की अब तक कितनी किस्तें जारी हो चुकी हैं। जिन जिन किसान भाइयों को ये सही जवाब इसका पता है वो हाथ उठाइए और बताइए। जब मैं आपके पास आऊंगा तो बताइएगा। तो देखिए तमाम किसान भाइयों ने हाथ उठा दिया है। शुरुआत आगे से ही करेंगे और समझेंगे कि कितनी किस्तें अब तक जारी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। 14 किस्तें आ गई। नफे सिंह साहब को बड़ी जल्दी है सवाल का जवाब देने की। नाम बताइए और बताइए कि अब तक कितनी किस्तें आप तक मिल चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, कितना लाभ आपको हो रहा है इससे? 14 किस्तें आ चुकी हैं जी और लाभ भी दे रहा है जी। वो अपना काम करा घर का, अपना पीछे खर्चे मिल जाए उसके योजना के। चलिए ठीक है, और भी किसान भाई हैं उनके पास भी आएंगे। तो 14 किस्तें इन्होंने बताई, लेकिन और भी किसानों ने हाथ उठाए थे। वो जल्दी से खड़े हो जाएं जिन्होंने हाथ उठाया था। जी नाम बताइए, पहले खड़े हो जाइए। जसविंदर जी। जसविंदर जी, हाँ कितनी किस्तें अब तक जारी हो चुकी हैं और इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए किसान भाइयों को। इसमें खेती में लाभ मिलता है खर्चे के लिए। अच्छा, लाभ मिल रहा है आपको इसका? देखिए और भी किसान भाई, आप जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया। आज 15 किस्त हो लीजिए इसकी। क्या नाम है आपका? देसराज जी। योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है जी। तो देखिए तमाम किसान भाइयों ने हाथ उठाया और योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है वो ये भी बता रहे हैं। और अलग अलग जवाब जरूर उनके थे और ये तय करेंगे विशेषज्ञ, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। तो ये मैं उन पर ही छोड़ता हूं कि किसका सही जवाब था, कौन इनाम का हकदार है, कौन कब का हकदार है। इस प्रश्न मंच में ये आप तय करिए। किस किसान ने 15 बताया था जो उनका सही जवाब है? अभी दिसंबर में शायद 15वीं किस्त आई थी। अच्छा, ये देखिए आपका सही जवाब था और ये विशेषज्ञों ने तय कर दिया कि आपने सही जवाब दिया है। आ जाइए, आप बाहर आ जाइए, आप हकदार बन चुके हैं। कब आपको मिलेगा और ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियों में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि किसान भाई आपके बीच से निकलकर सही जवाब दे रहे हैं तो उनका इतना तो सम्मान होना चाहिए कि तालियां बजनी चाहिए। कप मैं आपको देता हूं और यहां आपको सम्मानित करता हूं। तो देखिए यहां इन्होंने सही जवाब दिया था तो उनको कब दिया गया, उनका सम्मान किया गया। और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए लगातार सवाल अपने भाइयों से, किसान भाइयों से पूछ रहे हैं और वो सही जवाब दे रहे हैं, इनाम के हकदार बन रहे हैं। इसी योजना से जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछेंगे और सही जवाब देने वाले को यहां बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, उनको कब दिया जाएगा। तो देखिए पीएम किसान योजना कौन से सन से लागू हुई थी, कौन से सन से लागू हुई थी ये योजना, इसके बारे में जो सही जवाब देगा वो हकदार होगा इनाम का, कब का। इसलिए देखिए हाथ उठाइए, आते हैं आपके पास जल्दी से। अपना नाम बताइए। सर पुनीत कुमार, गांव जड़ोली। तो ये 2019 से शुरू हुई थी। ठीक है, बैठिए आप। और भी किसानों ने हाथ उठाया था, जी बताइए। दिनेश जी, 2019 से स्टार्ट की थी। ठीक है, दिनेश जी ने बताया और भी किसानों ने इसकी जानकारी होने की बात कही है। और भी किसान भाइयों ने, इधर से कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, बताइए किसने हाथ उठाया था।
इस बच्चे ने भी हाथ उठाया है, ये छोटा किसान है, इस तक भी पहुंचेंगे। खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। चिराग। आप भी किसान हैं? ना। किसान के बेटे होंगे? यस। तो क्या क्या जानकारी इस योजना के बारे में आपको बताइए। 2019 में हुई थी मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से 2019 में। और इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, किसानों को लाभ मिल रहा है इस योजना से, बस इतना। क्या नाम बताया आपने? चिराग। चिराग, देखिए ये चिराग यहाँ रोशनी करता हुआ नजर आ रहा है और बता रहा है जो जानकारी उसको है। और छोटा किसान मैं इसको कहूंगा, और बड़े खूबसूरती के साथ उसने जवाब दिया है। बाकी सारी चीजें विशेषज्ञों पर छोड़ता हूं, और सही हकदार कौन है वो ये तय करेंगे। मुझे लगता है सबसे छोटा है तो उसको दे देना चाहिए। ईयर तो सबने सही बताया है। 1 फरवरी 2019 को मैंने भी जिक्र किया था। तो आप आइए चिराग। चिराग आप आइए, आप हकदार बन चुके हैं इस इनाम का, क्योंकि आप सबसे छोटे किसान यहाँ हैं और सबसे तेजी के साथ जवाब आपने दिया है, तो इसलिए आपको कब देंगे और यहाँ सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए चिराग के लिए। जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, देखिए रोशनी लुटा रहा है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं कहूंगा कि वो भी इस योजना के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। इससे बड़ी योजना मुझे लगता है भारत में कभी नहीं आई, जिसमें किसान के खाते में सीधे पैसा जाता हो। और इसका सीधा फायदा किसान को मिलता है, क्योंकि खाते में ही आता है पैसा, तो बीच में आपको कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं है, कहीं कोई उसको ले नहीं सकता है। तो ये एक ऐसी योजना है मुझे लगता है, और आने वाले समय में शायद ये योजना और भी जारी रहेगी। और मैं बताया भी चुका हूँ कि हो सकता है इसकी किस्तें बढ़ाई जाएं, थोड़ी राशि भी बढ़े इसमें। तो आप सबको इससे जुड़ना चाहिए, और जो नहीं जुड़े हैं वो आप फिर से जुड़ें इसमें। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं भी हैं। तो ये योजना कितनी लाभदायक है विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं, और किसान लगातार हमारे बीच मौजूद हैं। इसलिए दूसरी योजना का जिक्र करते हैं हम, और दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के बारे में भी हम सवाल जवाब करेंगे और आपसे जानेंगे कि इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। लेकिन सवाल सबसे पहला आप सुनिए। पहला सवाल यही है कि इस योजना के अंतर्गत रबी और खरीफ के दौरान किसानों को कितने प्रतिशत प्रीमियम भरना होता है। तो ये सवाल है और जवाब आपको देना है। जिसको पता है इस फसल के दौरान, रबी और खरीफ के दौरान कितना प्रीमियम आपको भरना होता है, वो जो जवाब देगा हकदार होगा इनाम का। कब का? इसलिए हाथ उठाइए जल्दी। किस किस को पता है इस योजना के बारे में, जल्दी से हाथ उठा लीजिए। तो देखिए किसान हाथ उठा रहे हैं, किसान भाई और भी हाथ उठा रहे हैं। जल्दी से हाथ उठा लीजिए और खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। आपसे पूछेंगे इस योजना के बारे में कितना प्रीमियम भरना होता है। जल्दी से अपना नाम बताइए, इस योजना के बारे में बताइए, और फिर इस योजना में प्रीमियम कितना भरना होता है वो भी बताइए। गुरदयाल सिंह मेरा नाम है जी। जी। और 500 रुपये प्रति एकड़ इसमें भरना होता है, लेकिन किसान को कोई फायदा नहीं मिलता इसका। उसकी वजह यह है कि सरकार देती नहीं, जो नुकसान होता है। ठीक है, और भी कुछ किसान बताना चाह रहे हैं। आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे थे। जल्दी से खड़े हो जाइए, जल्दी से बता दीजिए जो भी आपको जानकारी है, जल्दी बताइए। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी बताइए। हाँ जी, इसका यही है जी भाई, 500 रुपये प्रति एकड़ लेवा जी, और फिर भरपाई कर देनी। कभी भी फसल खराब हो जा कोई भरपाई नहीं होती जी, आज तक तो ही नहीं मारे यहाँ। तो देखिए लगातार किसान भाई बता रहे हैं। आइए इधर आइए और बताइए। फसल बीमा योजना तो जी इसलिए बनाई गई जिसकी फसल में कुछ नुकसान हो जा, बाढ़ आ जा, ओले पड़ जा, उसकी भरपाई के लिए फसल बीमा करवाना पड़ता है जी। गवर्नमेंट उसका अर्जाना देती है जी, फसल बीमा जो हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं और प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए किसानों ने जवाब दिया है, अब किसका जवाब सही है ये तय करेंगे विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बताइए सर। जो हमारे पहले किसान जो 500 रुपये बता रहे थे, कौन से साथी किसान थे? वैसे आपने सही बताया, चूंकि आपको राशि का पता है इसलिए परसेंटेज में आपको नहीं पता है। फिर भी हाँ, कब आपको दिलाएंगे, आप चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ जाइए, क्योंकि घोषणा हो चुकी है आपके नाम की, आपको कब दिया जाएगा, क्योंकि आपने सही जानकारी इसमें अपने पास रखी है। ठीक है, आइए पहले आप कप लेके पुरस्कृत हो जाइए, उसके बाद पूर्ण जानकारी भी आपको दी जाएगी। जोरदार तालियां बजा दीजिए किसानों के लिए। किसान भाई आ रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं और हकदार बन रहे हैं इस मंच पर कप के। तो इसलिए जोरदार तालियां बजाने में प्लीज कंजूसी मत कीजिए।
क्योंकि वो भी आपके बीच से आ रहे हैं और कब पा रहे हैं। अब सही जानकारी विशेषज्ञ आपको बताएंगे इस योजना के बारे में, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ कृषि के कुछ छात्र भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनसे सीधा सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने पर ये विशेषज्ञ तय करेंगे कि उनको क्या दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल का सिलसिला छात्रों से शुरू करते हैं, क्योंकि छात्र यहाँ मौजूद हैं। मौसम को देखते हुए इस समय गेहूं फसल में कौन सा रोग लगने की प्रबल संभावना होती है और उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ये छात्रों से पूछते हैं। छात्र यहाँ मौजूद हैं। जिन जिन छात्रों को ये पता है वो हाथ उठाइए और जल्दी जवाब दीजिए। देखिए तमाम छात्र यहाँ मौजूद है, हाथ उठाना शुरू हो चुका है, पीछे से हाथ उठ चुके हैं और उनके पास हम पहुंचेंगे और समझेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार आर्य है। फिलहाल जो गेहूं की फसल में मुख्य रोग की बात करें तो एक फंगस की समस्या अधिक आती है। जैसे कुछ रतवा लगता है सर पौधों फसलों में, वो कई प्रकार का होता है। पीला रतवा ज़्यादा प्रकोप जो देखा जाता है वो पीले रतवा का देखा जाता है, येलो रस्ट जिसको बोलते हैं। तो वो गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसानदायक होता है। वैसे तो उसके लिए सर काफ़ी रेजिलेंट टोलरेंट जो क्रॉप आती है, रेजिस्टेंट क्रॉप, वो भी फ़िलहाल अवेलेबल है, काफ़ी प्रजातियां अवेलेबल है। तो नई प्रजाति जो है उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, नई प्रजातियों की बिजाई कर सकते हैं, जिससे पीले रतवे की समस्या से एक छुटकारा मिल जाता है। ठीक है। और भी छात्र हैं यहाँ, उन्होंने भी हाथ उठाया था। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, इधर आ जाइए जी। ऐसे मौसम में पीला रतवा रोग लगता है। ठीक है। और देखिए छोटा छात्र है, अभी कृषि का छात्र है या फिर किसी और क्षेत्र का, लेकिन क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? और जवाब आपको पता है इसलिए आप बार बार हाथ उठा रहे हैं। खड़े हो जाइए। मौसम को देखते हुए इस समय गेहूं फसल में कौन सा रोग लगने की प्रबल संभावना होती है और उसका प्रबंधन कैसे करें? पीला रतवा। पीला रतबा, ठीक है, आपको पता है, आप पढ़ते हैं कृषि के बारे में। क्या बनना चाहते हैं? किसान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो बनना चाहता है, लेकिन किसान के बारे में पूरी जानकारी उसको है। तो कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है। देखिए तमाम छात्रों ने तो जवाब दिया, लेकिन एक छोटे छात्र ने जवाब दिया है और ये तय करेंगे क्योंकि विशेषज्ञ ही और विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किसका सही जवाब है, छोटे छात्र का या बड़े छात्र का, ये वो तय करेंगे। ये सर मैं आप पर छोड़ता हूँ जी। देखिए जो इस समय वर्तमान मौसम की दशाएं हैं, गेहूं एवं जौ में पीला रतवा आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जवाब तीनों ही लोगों ने ठीक दिया है, लेकिन जो सबसे पहले जवाब दिया अश्वनी ने, मैं चाहूँगा कि आपका पुण्य दें, क्योंकि छोटा जो किसान है पहले कप ले चुका है। छोटा किसान पहले कप ले चुका है, लेकिन जानकारी वो भी रखता है। चलिए सर ने तय किया है कि किसको इनाम देना है, तो वो आए और अपना इनाम यहाँ प्राप्त करें। यहाँ कप वो लें। तो देखिए इस छात्र के लिए, कृषि छात्र के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए कि तमाम जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं, कृषि के क्षेत्र में तमाम जानकारी हासिल करके लोगों का फायदा करते हैं, किसानों का लाभ ये करते हैं और आने वाले समय में यही दिशा निर्देशित लोगों को करते हुए नजर आएंगे। ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विशेषज्ञ की राय इस पर मैं जानना चाहूँ। जी जी, मैं किसान भाइयों के जानकारी के लिए, वैसे तो हमारे किसान भाई काफ़ी जागरूक हैं, बताना चाहूँगा कि
अभी जो समय है पीला रतवा जैसे कि चर्चा हो चुकी है, पीला रतवा आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और खेत में हम फसल भी बो चुके हैं, इसलिए प्रतिरोधी किस्मों का जिक्र भी ज़्यादा करना उचित नहीं रहेगा। तो पहले पीलापन के कारण भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पीला कैसे होता है। पीला रतवा के कारण भी फसल पीली होती है, लेकिन हर पीली फसल पीला रतवा नहीं होती है। इस रोग का जो प्रमुख लक्षण है, धारियों में पीलापन आता है। छोटे छोटे बिंदु धारियों में व्यवस्थित होते हैं। आप देखेंगे प्रभावित पौधे के जैसे पत्तियां हैं, उनको आप हाथ से हल्का सा रगड़ेंगे तो हाथ पे पीला हल्दी जैसा चूर्ण आपको दिखाई देगा। जैसे मेरे जर्सी में भी कलर है इस तरह का, तो पीला रतवा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पीलापन की अन्य कोई समस्या हो सकती है, जो कि मुख्यतः पोषक तत्व प्रबंधन से संबंधित हो सकती है। अब पीला रतवा आ गया आपके खेत में, तो कैसे उसका प्रबंध करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ कवकनाशी जैसे कि प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल, दोनों में से कोई एक दवा लेके 1 लीटर पानी में 1 ml, यानी कि 1 एकड़ में 1 किले में 200 लीटर पानी आप छिड़काव करें 200 मिलीलीटर दवा का। एक अन्य दवा है जिसका नाम नेटिवो है, थोड़ा सा जटिल नाम है इसमें। टेबुकोनाजोल होता है 25% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन होता है 50%। उसका आप 0.6 ml 1 लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे 1 किले में 200 लीटर पानी, और आपका ये 60 ml दवा, तो वो भी प्रभावी रहेगी। तो देखिए विशेषज्ञ तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से और उससे निपटारा किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाए, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। सवालों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल यहां मैं कृषि छात्रों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आजकल चाहे देश की राजधानी हो या अलग अलग राज्य हो, यहां ये मुद्दा लगातार उठ रहा है और लगातार ये बड़ा असमंजस स्थिति इसको लेकर भी रहती है। धान की पराली का प्रबंधन कैसे करें, ये सवाल है और इसका सही जवाब देने वाले को यहां इनाम दिया जाएगा। यहां कब दिया जाएगा, तो देखिए जिसको इस सवाल का सही जवाब पता है वो हाथ खड़ा करें। जल्दी से कृषि छात्रों से मैं कहूंगा जो यहां मौजूद हैं, पराली का प्रबंधन कैसे किया जाए। देखिए हाथ खड़े होने लगे हैं और अब उनसे सीधा समझ लेते हैं कि कैसे ये प्रबंधन किया जाए। आगे आ जाइए, जिनको पता है आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शदेव चौधरी है। और फसल पराली प्रबंधन के लिए हम बहुत सारी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी नई तरीके के बिजाई के उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर। इनके इस्तेमाल से हम उसी पर अवशेष के दौरान हम फसल उगा सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जिस तरह से आप देखते होंगे धुआं ही धुआं नजर आता है, फोग ही फोग नजर आता है और ये बड़ा मुद्दा अब बनता जा रहा है। चाहे देश की राजधानी हो, उससे सटे हुए तमाम अलग अलग राज्य हो, दिल्ली एनसीआर हो, तमाम जगह ये बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। सर जो ये चिंता का विषय है, इसका समाधान ऐसे कर सकते हैं भाई, ये तो जो मैनुअली हार्वेस्टिंग करते हैं हम धान की, उससे बहुत ज़्यादा तक पराली का समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर मशीन से हम कटाई कराते हैं तो जो स्टबल बर्निंग होती है उसके समाधान के लिए हम उसमें ये डिकम्पोजर जो आता है पूसा का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो खड़ी फसल में बिजाई के जो नई तकनीक है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको जलाना ही ना पड़े। तो देखिए और भी कृषि छात्र हैं, किसी को सही जवाब इधर आ जाइए, आप बाहर निकल कर आ जाइए और अपना नाम बताइए और जवाब दीजिए। मेरा नाम विकास है और जैसा कि बताया हर्ष ने, उसके लिए हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में हम उसका बेलनाकार होते हैं जो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि देती है, पर एकड़ 1000 रुपये फार्मरों को देती है, ताकि वह स्टबल को ना जलाए और उनका वो बना सके, बंडल बनवा सके। इसके लिए सरकार इसके हेल्प कर रही है। और किसी कृषि छात्र को इसकी जानकारी आपको? तो देखिए ये छात्रा हैं, कृषि छात्रा, इनसे भी समझेंगे ये क्या जवाब देना चाहेंगे। मेरा नाम मंजुला सोलंकी है, मैं MSc की छात्रा हूँ। और सर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए सरकार भी वही है, जैसा कि सर उन्होंने बताया 1000 रुपये प्रति एकड़ की वो देती है। लेकिन उसके लिए किसानों को जलाने की बजाय उनको एज ए डिकम्पोजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर और मिट्टी में कार्बनिक क्षमता बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। कृषि छात्रा होने के नाते और भी कोई सुझाव आपका इसको लेकर? सबसे पहले तो सर कोई भी पराली या जो गन्ने की पत्ती होती है वो नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम उसे ही एज ए ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करें तो मिट्टी की जो टेक्सचर, स्ट्रक्चर सब अच्छा होता है।
ठीक है, तो देखिए किस तरह से जवाब दिया उन लोगों ने और तमाम कृषि छात्र छात्राओं ने। उसका सही जवाब किसने दिया है या सवाल का सही जवाब क्या है, ये विशेषज्ञ बताएंगे और विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि कौन कब का हकदार है। जो अभी तीनों कृषि छात्रों ने बताया, उत्तर तो तीनों का ही सही है, लेकिन जो इसका विस्तृत जानकारी हर्ष जी ने काफ़ी अच्छी दी है, तो वो कब के अधिकारी बनते हैं। तो देखिए सही जवाब इन्होंने दिया है, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप। और सही कप के हकदार इनको बताया जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से। तो कप इनको दिया जाएगा, सम्मानित यहाँ इनको किया जाएगा। देखिए तालियां बजा दीजिए एक बार और। सही जवाब इन्होंने दिया है। तो देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विशेषज्ञ की राय जाननी बेहद जरूरी है जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ जो धान और गेहूं का ही फसल चक्र ज़्यादा प्रयोग में होता है, और हम जब अगर कंबाइन से हार्वेस्टिंग करते हैं धान की, तो उसमें पराली का प्रबंधन काफ़ी एक जटिल समस्या किसानों के सामने हो जाती है। तो जो तप्पड़ में बिजाई करते हैं, यानी बिना उसकी बहाई करे, तो हमारी टर्बो हैप्पी सीडर या स्मार्ट सीडर भी आजकल आ गया है, या एक हमारे संस्थान ने भी रोटरी डिस्क ड्रिल का विकास किया है। वो भी उसमें हमारी जो लूज रेजिड्यू है या जो खुला उसका पराली है, उसमें बहुत आराम से उसकी गेहूं की बिजाई कर सकती है। दूसरा ये कि आजकल एक सुपर सीडर भी आया है, वो भी हमारी इसको पराली को पूरा मिट्टी में मिला देता है और फिर उसकी साथ साथ बिजाई भी कर देता है। वो भी एक अच्छा मतलब हमारे पास विकल्प है। लेकिन अगर हम सुपर सीडर से बिजाई करते हैं, तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि कम से कम 1 कट्टा यूरिया का पहले डाल दें, उसमें खड़ी फसल के आगे आगे डाल दें, धान की पराली में आगे आगे, ताकि जो नाइट्रोजन की इमोबिलाइजेशन, जो न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन के कारण जो समस्या होती है, वो ना आए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम पराली का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बेलिंग मशीन या जो हमारी वो दूसरी जो मशीनें उपलब्ध हैं, जिससे हम उसकी गांठें या बेल बना के निकाल सकते हैं, तो उससे भी हम पराली जलाने से बच सकते हैं और किसान को एक अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। और दूसरा, किसान जो पराली नहीं जलाते उसको हमारी सरकार भी प्रोत्साहन राशि देती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। हम अपनी उर्वरा शक्ति धरती की बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम पराली को अगर सरफेस पे या वो उस पर धरती के ऊपर ही रखें और तप्पड़ में बिजाई करें, तो उस हमारे ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी बढ़ जाती है और आने वाले टाइम में उसमें हम अपना पोषण प्रबंधन के जो खर्चा आता है उसको भी कम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो देखिए पराली को लेकर तमाम विकल्पों पर उन्होंने प्रकाश डाला और आपको बताया कि किस तरह से इन प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और इससे बच सकते हैं या इसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। और प्रश्न मंच में सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसान भाई उनसे हाथ उठाए और खड़ा हो और सवाल पूछ सकता है। पूछिए। जो आपने बोला था जियो हैप्पी सीडर से वो बीज डालते हैं, वो 40 किलो कम रहा, उसमें जो पराली उसमें रह जा, उसमें कम जमा, जो उसमें और बीज डालता दड़ी 500, तो वो ठीक है या गलत है? हाँ, बढ़िया है। हम हैप्पी सीडर से बिजाई में ना 50 किलो रिकमेंड करते हैं किले का, 50 किलो की अनुशंसा करते हैं 40 की बजाय। 40? हाँ, नहीं, वो कट्टा तो 40 का आता है, लेकिन आप उसमें 50 किलो बीज डालो, वो बढ़िया है। और एक जी मेरे खेत में डिल्ला हुआ, डिल्ले की दवाई बताएगा जाओ। इसे डिल्ले में जो साइप्रस मोथा जिसे हम कहते हैं, ये समस्या रहती है, तो हेलोसल्फ्यूरॉन एक दवाई आती है। अच्छे गन्ने में अगर डालते हो हेलोसल्फ्यूरॉन सैम्प्रा के नाम से 36 ग्राम प्रति एकड़ की हिसाब से इसकी सिफारिश की जाती है। अगर ये प्रयोग करते हो तो आपको जो डिल्ला है इसकी समस्या का निदान आप कर सकते हो। तो तमाम विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, और किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम योजनाओं के बारे में हमने जाना इस मंच पर और तमाम फसलों के बेहतर प्रबंधन के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। अब किसी नई जगह से फिर नई योजनाओं के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।